नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर संपन्न हो गया। कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से गांधी परिवार की नज़र में इस देश में दो ही लोग सम्मान के योग्य हैं और इसमें केवल अपवाद अगर कोई है तो महात्मा गांधी है। वो मजबूरी है महात्मा गांधी को अपवाद बनाना उनके लिए। महात्मा गांधी को प्रोटोकॉल में या किसी भी तरह से वो परिवार के पीछे नहीं कर सकते, तो इसलिए महात्मा गांधी जो है वो अलग हैं। तो दो लोग कौन हैं? एक परिवार के सदस्य और दूसरे परिवार के बिना सवाल किए हुए परिवार के प्रति वफादारी निभाने वाले। तो परिवार के सदस्यों के बारे में तो कुछ कहना नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय स्थल पर जो है वो 245 एकड़ ज़मीन पर केवल समाधियां बनी हुई हैं, स्मृति स्थल बने हुए हैं। और इनमें किसका किसका है? एक महात्मा गांधी का राजघाट के नाम से जिसको जाना जाता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, तीसरा इंदिरा गांधी का जिसको शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, चौथा संजय गांधी का और पांचवा राजीव गांधी का जिसको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इस देश के किसी नेता की ये हैसियत नहीं है कि उसका समाधि स्थल उस जगह पर, उस इलाके में, यानी यमुना के नदी के किनारे बन सके। याद रखिए, इस देश के पहले राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिल्ली में फ्यूनरल की जगह नहीं मिली। फ्यूनरल छोड़िए, देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन इलाज के अभाव में हुआ। पटना में वो रिटायरमेंट के बाद जिस 1 या 2 कमरे की जगह में रहे, वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी रहने लायक नहीं है और बीमारी की हालत में वो वहाँ रहे, कोई पूछने नहीं गया। और उनके साथ क्या क्या हुआ ये सब तो कई बार आप सुन चुके होंगे। उनके अंतिम संस्कार में कोशिश किया जवाहरलाल नेहरू ने कि डॉक्टर राधाकृष्णन न जाए, राधाकृष्णन ने मना कर दिया, गए। उसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े करीबी थे, वो उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहते थे। नेहरू जी राजस्थान की यात्रा पर पहुंचे और बोले कि प्रोटोकॉल तोड़कर कैसे चले जाओगे, प्रधानमंत्री तुम्हारे स्टेट में है और तुम स्टेट कैसे छोड़ सकते हो, और उनको नहीं जाने दिया। इस तरह के तमाम किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। उस जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों में से, इन बड़े नेताओं में से जिनका कद गांधी परिवार के सदस्यों से कई गुना, हजारों गुना बड़ा, उनको जगह, उनकी समाधि के लिए जगह नहीं मिली। जगह मिली किनको? मैंने बता दिया। अब कांग्रेस पार्टी की मांग ये है, सरकार से मांग की, 27 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं पर हो जहां उनका समाधि स्थल बने। बीजेपी की सरकार होते हुए भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल नहीं है। 2013 में मनमोहन सिंह की ही सरकार ने फैसला किया था कि कोई समाधि स्थल नहीं बनेगा। फ्यूनरल के लिए, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री के फ्यूनरल के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो स्टेट्समैन हैं या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके लिए एक स्मृति स्थल जो है बनाया जाएगा, जो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जो समाधियाँ हैं उनके बीच में एक छोटी सी जगह जहाँ उनका फ्यूनरल होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का फ्यूनरल वहीं पर, अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ था। वो कांग्रेस पार्टी आज मांग कर रही, जिसने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे हुए पीवी नरसिम्हा राव को उनके अंतिम संस्कार की भी इजाज़त दिल्ली में हो, उसकी नहीं दी। उनके परिवार के लोग दबाव डालते रहे, कहते रहे, मांग करते रहे, नहीं मिला। समाधि स्थल की तो बात ही दूर है, उनका क्रिमेशन भी दिल्ली में नहीं होने दिया। वो कांग्रेस पार्टी, वो गांधी परिवार मांग कर रहा है मनमोहन सिंह की समाधि बने, स्मृति स्थल बने उनके लिए, उनका वहीं पर अंतिम संस्कार हो जहां उनकी स्मृति में समाधि स्थल बने।
सरकार ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है, सरकार कोई जगह देगी, लेकिन अंतिम संस्कार इसके लिए रुकेगा नहीं। तो निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। सरकार ने कहा कि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा, तमाम तरह की औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि सरकार ऐसा करेगी कि नहीं, लेकिन करने का कोई कारण नहीं है। यमुना किनारे मनमोहन सिंह की समाधि स्थल बनने का एक ही आधार है कि वो गांधी परिवार के वफादार थे। ऐसे वफादार जिनको सार्वजनिक रूप से गांधी परिवार के सदस्यों, खासतौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपमानित किया, एक बार नहीं कई बार। बंद कमरे में जो बातें हुई वो किसी को मालूम नहीं है, उसके बारे में सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वीडियो उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री के नाते किसी कार्यक्रम में आकर एक कुर्सी पर बैठते हैं मनमोहन सिंह और एसपीजी आकर उन्हें उठा देती है, दूसरी कुर्सी पर बैठने को कहती है और सोनिया गांधी आकर उस कुर्सी पर बैठ जाती है। भारत के किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होते हुए आपने कभी नहीं देखा और कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इस परिवार की सत्ता लौटकर नहीं आने वाली है। तो मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जब उनसे उम्मीद थी कि वो देश सेवा के लिए काम करेंगे, तो उन्होंने एक परिवार की सेवा करना उससे बेहतर समझा। लेकिन आज बात मनमोहन सिंह की नहीं कर रहा हूँ, किसी और दिन करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर कि मनमोहन सिंह की जो छवि है और जो वास्तविकता है उसमें क्या अंतर है। मैंने जून 2023 में उनके अर्थशास्त्रीय रूप के बारे में एक वीडियो बनाया था, आप में से बहुत से लोगों ने उसको देखा होगा। अब जल्दी ही जो है अगले हफ्ते फिर एक वीडियो बनाऊंगा मनमोहन सिंह पर कि उनकी आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियों में उनका योगदान, और इस देश के विकास की बात करें, समाज की बात करें, या फिर दूसरे देशों से संबंध की बात करें, इस देश की भौगोलिक स्थिति की बात करें, इन सब को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया। और जब मैं मनमोहन सिंह की सरकार की बात कहता हूं तो जोड़कर बोलना चाहिए सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया। लेकिन आज वो बात करने का समय नहीं है। आज बात स्मृति स्थल की हो रही है। ये परिवार किस तरह से अपने वफादारों, अपने चहेतों के बारे में सोचता है और दूसरे जिस देश के महान सपूतों के बारे में सोचता है, उसका अंतर आपको जगह जगह दिखाई देगा। आपको याद होगा कि 1979 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ। उनके निधन के बाद उस समय तक जनता पार्टी टूट चुकी थी। प्रस्ताव आया कि संसद में एक शोक प्रस्ताव उनके निधन पर पास किया जाए। किसने विरोध किया? इंदिरा गांधी ने। आधार क्या दिया? कहा कि वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, न लोकसभा के न राज्यसभा के। परंपरा यही है कि जो सदन का सदस्य रहा हो या ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय विभूति हो, उसके ही शोक में प्रस्ताव पारित किया जाता है, और नहीं होने दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो बहुत बड़े, बहुत अग्रणी किस्म के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने सत्ता को ठुकराकर समाज सेवा को चुना, जिन्होंने इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सफल जन आंदोलन का नेतृत्व किया, और उस नेतृत्व के नतीजे में जो सरकार बनी उसमें जाने का उन्होंने कोई इरादा भी जाहिर नहीं किया, जाना तो बहुत दूर की बात है, जिनको इंदिरा गांधी ने 21 महीने जेल में रखा बिना किसी आरोप के, बिना किसी मुकदमे के। उन जेपी के लिए शोक प्रस्ताव संसद में पास नहीं हो सकता था। लेकिन एडविना माउंटबेटन, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, जो वाइसराय थे भारत के, उनके निधन पर जवाहरलाल नेहरू ने, वो उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, संसद के दोनों सदनों में शोक प्रस्ताव पास करवाया। इससे आप समझिए कि ये परिवार इस देश के लोगों के बारे में और इस देश के जो महान सपूत हैं उनके बारे में और अपने परिवार और अपने परिवार के वफादार और करीबी लोगों के बारे में किस तरह से भेदभाव करती है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने एक पोस्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने जो नाटक शुरू किया कि मनमोहन सिंह का समाधि स्थल बनना चाहिए, उसके उनके फ्यूनरल के लिए जगह दी जानी चाहिए यमुना किनारे, ये सब बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये सब शोभा नहीं देता।
उन्होंने कहा मेरे पिता के निधन के बाद, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति से रिटायर होने के बाद उनका निधन हुआ था, मेरे पिता के निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक शोक प्रस्ताव भी पास करने की जहमत नहीं उठाई और ऐतराज़ करने पर कहा गया कि भारत के राष्ट्रपतियों के निधन पर शोक प्रस्ताव पास करने की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में परंपरा नहीं है। फिर शर्मिष्ठा लिखती है कि ये बिल्कुल सरासर झूठ था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की डायरी में लिखा हुआ है कि के.आर. नारायणन, जो इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शोक प्रस्ताव पास हुआ और उस शोक प्रस्ताव का ड्राफ्ट खुद प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। यह है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का दोमुहापन। किस तरह से वो माथा देखकर तिलक लगाने की जो आदत है कि किसको सम्मान देना है, किसको सम्मान नहीं देना है, इस देश में कौन सम्मान के योग्य है, कौन योग्य नहीं है, इसका फैसला एक ही परिवार कर सकता है और वो परिवार जो फैसला करे वो पूरे देश को मानना चाहिए। यही कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि मनमोहन सिंह का स्मृति स्थल अगर बनना चाहिए तो नरसिम्हा राव का क्यों नहीं। मैं उससे पहले की तो बात ही छोड़ देता हूँ। जिन लोगों की बात की मैं, चाहे नेताजी की बात हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो, चाहे सरदार पटेल की बात हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की बात हो, उन लोगों को तो छोड़ ही दीजिए। मैं केवल नरसिम्हा राव, इस देश में आर्थिक परिवर्तन या आर्थिक विकास या आर्थिक उदारीकरण की नीति का जो श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जाता है, वास्तविक उसका श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ने ही मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। ये पीवी नरसिम्हा राव की ही नीतियां थीं जिसकी उन्होंने राजनीतिक कीमत चुकाई और मनमोहन सिंह ने उसका राजनीतिक फायदा उठाया। ये फर्क है दोनों में कि उसके बाद नरसिम्हा राव सत्ता से बाहर हो गए और मनमोहन सिंह नई सीढ़ियां राजनीति की और सत्ता की चढ़ते गए। पूरे जीवन नौकरी बचाने की नौकरी की उन्होंने। कभी ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने नौकरी छोड़ने का इरादा भी किया हो। हालांकि उनके आसपास के लोग एक दो उदाहरण ऐसे देते हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं है। क्या कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में सोचा था। जो व्यक्ति उसकी कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव की प्रति सार्वजनिक रूप से फाड़े जाने के बाद जो राहुल गांधी ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस अपमानित महसूस न करे, उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। और गांधी परिवार को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। इसीलिए प्रणब मुखर्जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। सोनिया गांधी ने नहीं बनने दिया। सोनिया गांधी की पसंद राष्ट्रपति के रूप में भी प्रणब मुखर्जी नहीं थे। मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कैसे एक तरह से फोर्स किया सोनिया गांधी को उन्होंने। परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी। उन्होंने जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है वो जो किया, ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव साथ हो गए। ममता बनर्जी की जो सोनिया गांधी से बात हुई थी, ममता बनर्जी ने आकर निकलकर वहाँ से 10 जनपद से निकली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बता दिया कि प्रणब मुखर्जी उनकी पहली पसंद नहीं है। वो हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाना चाहती हैं। मुलायम सिंह यादव उस समय तक एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने के पक्षधर थे, उनका समर्थन करने के। और उसके बाद जो खेल बदला है पूरा, तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन पाए। सोनिया गांधी को मजबूरी में उनका समर्थन करना पड़ा, वरना उनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार खड़ा करेंगी, वो हार जाएगा। तो ये है कांग्रेस पार्टी का इतिहास, ये है उसका अतीत। और सत्ता चली गई है, वो कहावत है हजारों बार लाखों बार दोहराई जा चुकी होगी, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि रस्सी जल गई बल नहीं गए। अभी तक ये गलतफहमी है कि ये देश और ये सरकार उस तरह से चलेगी जैसे हम चलाना चाहेंगे। 27 तारीख को आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, 27 तारीख की शाम को ही गृह मंत्रालय से जवाब आ जाता है कि सरकार ने आपकी ये मांग स्वीकार कर ली है और इस पर विचार हो रहा है, इसके लिए बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, उस पर काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुद्दा बनाया गया। इस रूप में दिखाने की कोशिश की गई
कि मनमोहन सिंह सिख थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका समाधि स्थल नहीं बनने देना चाहती है। तो जो मौत में भी राजनीति करे, मौत से तो राजनीति करते ही है। कितने दंगे हुए इस देश में कांग्रेस के राज में, उसकी गिनती करना मुश्किल है। कितने लोग मारे गए, और 1984 का जो नरसंहार था सिखों का, वो इतिहास तो कभी भूल नहीं सकता। वो पार्टी सिखों के हित की बात करती है तो ये सुनकर हंसी आती है। हंसी से ज़्यादा जो है वो क्षोभ होता है कि कैसे लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसके राज में 3,500 से ज़्यादा सिख, हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या और बहुत बड़ी है, जिंदा जला दिया गया देश की राजधानी दिल्ली में, जिस सरकार की निगरानी, जिसके कई नेताओं में से 2 बड़े नेताओं के खिलाफ अब भी केस चल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी ये दावा करे कि वो सिखों की हितैषी है। जिस पार्टी के राज में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, पहली बार अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, हरमंदिर साहब में सेना घुसी, वो पार्टी अपने को सिखों का हितैषी बताती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैरेटिव की ताकत क्या होती है, झूठ को सच में कैसे बदला जाता है। तो मनमोहन सिंह से कोई प्रेम नहीं है कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को, लेकिन गांधी परिवार को इतना एहसास जरूर है कि जैसी वफादारी मनमोहन सिंह ने दिखाई, राजनीति में उस तरह की वफादारी और किसी ने नहीं दिखाई, कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री के पद का कोई इस्तेमाल नहीं किया। वही किया जो परिवार ने निर्देश दिया जो करने का, वही किया जो परिवार के हित में था, या वही किया जो परिवार मानता था कि ये देश के हित में हो सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की सोच क्या है। इस मांग के पीछे मनमोहन सिंह के प्रति कोई सम्मान या सिख समाज के प्रति कोई सम्मान है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। गलतफहमी दूर कर लीजिए। इसका कोई संबंध मनमोहन सिंह या सिखों के सम्मान से नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करने का प्रयास है जिसने 10 साल तक लगातार वफादारी निभाई, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी भी ये संकेत नहीं दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं। नरसिम्हा राव ने देने की कोशिश की थी, तो उनके जीते जी जो हुआ वो तो हुआ ही, उनके मरने के बाद भी परिवार ने माफ नहीं किया। उनका जिस तरह से और जितना अपमान हो सकता था सब किया गया। उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में नहीं रखा गया, कांग्रेस के दफ्तर में उनकी कभी फोटो नहीं लगी, कांग्रेस ने कभी उनकी उपलब्धि को अपनी उपलब्धि नहीं बताया। तो इससे 2 उदाहरण आपके सामने हैं, और दोनों प्रधानमंत्री पद पर रह चुके, एक पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव हालांकि झुके, परिवार के मुताबिक कुछ हद तक चलने को तैयार भी हुए, लेकिन वो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हुए। मनमोहन सिंह रेंगने को तैयार हो गए। ऐसे लोग गांधी परिवार को पसंद आते हैं। मनमोहन सिंह के प्रति ये जो सम्मान दिखाने की कोशिश हो रही है वो उनके प्रति सम्मान नहीं है। उन्होंने गांधी परिवार के प्रति जो सम्मान दिखाया, जो वफादारी दिखाई, उसका पुरस्कार देने की कोशिश है। मरणोपरांत जीवित रहते सम्मान नहीं किया। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।